हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आज है 12 जनवरी 2021 और आज के जितने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि बहुत सारे चीज़ बताए जाते हैं। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर कहता है कि गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं कौन? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र सूरीनाम, कहाँ का? सूरीनाम का राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम का राष्ट्रपति हैं। इन्हीं को 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिए थे, है ना। इस सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को ही क्यों निमंत्रण दिया गया? इसके पीछे कुछ रीज़न है, जो रीज़न को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात और जानिए कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम में चांद प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चांद प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। सूरीनाम एक पूर्व डच उपनिवेश था, है ना। पहले इस पर डच का अधिकार था, जहाँ की आबादी लगभग 5,87,000 है। कितना है? 5,87,000 है, जिनमें जो है 27.4% लोग भारतीय मूल के हैं, है ना। 5,87,000 में 27.4% लोग भारतीय मूल के हैं और चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी भारतीय मूल के ही हैं। ये जो है सूरीनाम में प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, जो भारतीय समुदाय का लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उसी पार्टी से संबंधित हैं। तो इन सभी कारणों के कारण सूरीनाम के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या बनाया गया? मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया। अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को, तो उसमें भी ये वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे, है ना। मतलब प्रवासी भारतीय दिवस में भी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इतनी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी था। पहले कौन थे? बोरिस जॉनसन, लेकिन वहाँ पर बढ़ते कोरोना के मामले के कारण वो आने से अपना असमर्थता जाहिर किए, है ना। ऐसे पहले बोरिस जॉनसन ही आने वाले थे, लेकिन जब वो आने के लिए नहीं रेडी हुए, उसके बाद चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया गया। हर साल किसी न किसी देश के कोई भी, है ना, प्रमुख को बुलाया जाता है भारत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत में किस दिन से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। तो भारत में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में देने की योजना है सरकार की, है ना। 30 करोड़ लोगों को पहले किसे दिया जाएगा? तो पहले ये देने का प्लान है हेल्थ वर्कर को प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा गया है। तो हेल्थ वर्कर्स को, उसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, मतलब वरिष्ठ नागरिकों को देने का प्लान है ना। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कोविड-19 के 2 औषधियों का मतलब मंजूरी दी गई है, जिसमें कौन है? तो कोविशील्ड है ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। किसका? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनाया जा रहा है, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बनाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कोरोना से बहुत बार हमने चर्चा कर चुका है। कोरोना के पहला मामला कहाँ मिले थे? केरल में। कोरोना के कारण पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? कर्नाटक में। और लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान, है ना। इन सारी बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया गया? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, कितना? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब चलिए, आए हैं स्वामी विवेकानंद। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, है ना। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता का क्या नाम था? तो विश्वनाथ दत्त। क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त। ये भी याद रखिए, बहुत जरूरी है। इनके माता का क्या नाम था? तो भुवनेश्वरी देवी। कौन? भुवनेश्वरी देवी। और भी जानिए इनसे कुछ स्टैटिक बातें। तो इनका असली नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त। कि क्या नाम है इनका असली नाम? नरेंद्र नाथ दत्त है। और इनके गुरु का नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस। ये भी याद रखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की इन्होंने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में, है ना, किया गया था। ये भी आप जरूर याद रखिए। चलिए, 1893 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। वहाँ पर इनको 2 मिनट भाषण देने की मौका दिया गया। तो 2 मिनट में ही जब अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ अपने भाषण को आरंभ किए तो पूरा जो है वहाँ पर सभाएं जो तालियों से गूंज उठा। और इस प्रकार से इन्हें तूफानी हिंदुस्तान, है ना, तूफानी हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। तो इतनी बातें याद रखिए। चलिए, और भी ऑप्शन में दिख रहे हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी को अभी हम लोग हाल ही में क्या मनाए थे? तो विश्व हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और 4 जनवरी को मनाया गया था लुईस ब्रेल दिवस। और भी इम्पॉर्टेंट हैं, एक और छूट रहे हैं जो जनवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट करंट डे है, वो है 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या मनाया गया था? तो DRDO दिवस। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को क्या मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी अभी आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो चलिए, इस प्रश्न से इतना ही, आगे बात करते हैं। कहता है कि हाल ही में तूफान फिलोमेना, कौन? हाल ही में तूफान फिलोमेना के कारण किस देश में दशकों में सबसे भारी बर्फबारी हुई है? तो कहाँ हुई है? तो ये हुआ है स्पेन में, है ना। वहाँ पर एक तूफान आया हुआ है ना, फिलोमेना। उसका नाम है फिलोमेना। उसी के कारण वहाँ पर बहुत ही बर्फबारी हुआ है, जिसके कारण वहाँ का अब आई है स्पेन। तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। कहाँ? मैड्रिड। स्पेन की मुद्रा क्या है? तो यूरो। स्पेन की मुद्रा है यूरो। संसद का नाम है कोटेस। और इनके प्रधानमंत्री, मतलब स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम है क्या? तो पेड्रो सचेज। क्या? पेड्रो सचेज। ये भी याद रखिएगा। चलिए, 2019 में COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो 2019 में मैड्रिड ही किया था। स्पेन के मैड्रिड में ही हुआ था। इतनी सारी बातें इस प्रश्न से आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन, क्या? दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना।
उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्यों शुरू किया? दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना है क्या, इसके बारे में जानिए। तो युवा को जो दिव्यांगजन होंगे उन्हें शादी के बाद प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जब और जो वयस्क होंगे उनको 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो यही है दिव्यांगजन, मतलब विकलांग लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। अब चलिए वो आया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितने भी स्टैटिक जीके बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी सबसे चर्चित क्या है? तो वहाँ पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। क्या? न्यू नोएडा प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है ना। कितने एकड़ की भूमि पर? तो 20,000 एकड़ की भूमि पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा रहा है। ये हमने कई बार चर्चा किया है। और भी आगे देखिए, आगे क्या है? तो माटी कला योजना। क्या? माटी कला योजना भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। किसान कल्याण योजना भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। और कानपुर में मेगा लेदर पार्क की भी बनाया जा रहा है अभी। बीसी सखी योजना भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विरासत योजना भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्त। आप यदि मेरे वीडियोज को प्रतिदिन देखते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि कोई भी करंट अफेयर्स आपसे नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सारी का प्रत्येक क्वेश्चन में जो आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं रिवीजन करवाता हूं। इसलिए आप जरूर इन वीडियोज के साथ रेगुलरिटी बनाए रखिए, है ना। थोड़ा बहुत आपको लेट लतीफ वीडियो आता रहता है, कभी कभी समय का अभाव होता है, इतना समय कम मिलता है कि बन पाने में समय से मुझ परेशानी हो जाती है। तो इन सारी बात के कारण थोड़ा बहुत लेट होते रहता है। लेकिन चलिए, आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता ही मिलता है। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे और भी बात करते हैं। यूपी आया है, यूपी से और भी जान लीजिए कुछ स्टैटिक। तो यूपी का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जबकि इनका पुनर्गठन जो हुआ था 1 नवंबर कब? 1956 ईस्वी को, है ना। चलिए और भी जानिए, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ योगी। यूपी के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और विधानसभा सीटों की संख्या है कितना? 404। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो एक क्या है? असम राज्य। ये भ्रमण सारथी योजना है क्या? तो इस योजना के तहत जो विमेंस होंगे या जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, क्या? जो विमेंस होंगे या जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उन्हें फ्री में बस सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा? बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए 25 बसों का भी उद्घाटन वहाँ के सरकार के द्वारा गुवाहाटी में किया गया है ना। चलिए, तो भ्रमण सारथी योजना शुरू करके समझ गए कि क्या है? तो विमेंस के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्री बस सेवा प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलिए आई है असम। असम के बारे में सारी बातें जानिए। तो असम में बोडो को आधिकारिक भाषा के रूप में अभी विधानसभा में क्या किया गया? पारित किया गया है। ये भी आप याद रखिए। चलिए, असम में बिजली के उत्पादन के लिए 231 मिलियन डॉलर की ऋण, है ना, ऋण राशि जो है ऋण सहायता प्रोवाइड किया गया है। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। हमने पिछले कुछ दिन पहले की वीडियो में चर्चा किया है इतनी बातें। किसके लिए? तो बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 231 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रोवाइड किया गया है। चलिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, है ना। अभी हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बदले थे। उनका नाम क्या था? सुधांशु धुलिया,
ये भी याद रखिए, सुधांशु धुलिया। अब आई है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ कहाँ का प्रभार देखता है, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तो जरूर आप याद रखिए। तो ये देखता है असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 राज्यों का हाईकोर्ट का प्रभार, इन 4 राज्यों का प्रभार जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट ही देखता है। चलिए, असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 126। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है किस म्यूचुअल फंड्स ने पेंशन पैसों को रोको मत, किस म्यूचुअल फंड ने पैसों को रोको मत अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है IDFC म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड का गठन कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में। तो पैसों को रोको मत अभियान कैंपेन किसने शुरू किया? तो IDFC म्यूचुअल फंड। पैसों को रोको मत कैंपेन का मतलब क्या होता है? तो इनका कहना है कि म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आपको अधिक से अधिक बेनिफिट होगा। मतलब म्यूचुअल फंड्स में पैसों को इन्वेस्ट करने से आप मत रुकिए, यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि किसी एक देश के खिलाफ तीनों प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले भारत के प्रथम और विश्व के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है ना, क्रिकेट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वहीं पर जो है 100 छक्के लगाने वाले भारत के प्रथम और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। अब आई है बात दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो पहले बल्लेबाज कौन है? तो पहले बल्लेबाज हैं 130 छक्का लगाने वाले क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल। किसके खिलाफ लगाए हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। तो यदि भारत का प्रथम पूछेगा तो रोहित शर्मा होगा, लेकिन पूरे विश्व के अंदर में पूछेगा तो दूसरे स्थान पर कौन होंगे? रोहित शर्मा 100 ही छक्का लगाए हैं, जबकि क्रिस गेल 130 छक्के लगाए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। किस नगर निगम ने लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण थैला बैंक की शुरुआत की है? तो ये किसने शुरुआत की है? तो ये लखनऊ शुरू किया है। क्या है थैला बैंक? तो यहाँ पर 2 प्रकार के कपड़े के थैले बनाए गए हैं। एक का दाम है 5 रुपया और दूसरे का दाम है 20 रुपया, है ना। ये क्यों ऐसा किया गया? इसलिए कि प्लास्टिक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए थैला बैंक का शुरुआत की गई लखनऊ नगर निगम के द्वारा, है ना। अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में, हमने बताया आपको कि माटी कला योजना भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है प्लास्टिक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, है ना। और वहाँ पर मिट्टी के बने हुए बर्तन को बढ़ावा देने के लिए माटी कला रोजगार योजना, उसके तहत 10 लाख मुफ्त में, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कुम्हार वर्ग के लोगों को क्या किया जाएगा? लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो लगातार यहाँ प्लास्टिक रोकने का प्रयास हो रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अभी देख लिए 2 प्रश्न इसमें अभी आपको देखने को मिल गया। तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा, है ना, थैला बैंक क्या है समझ ही गए। 5 रुपये में भी कपड़े के थैले मिलेंगे और 20 रुपये में भी कपड़े के थैले मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बहुत ही फेमस है वहाँ का फेस्टिवल। अब आई है मणिपुर, तो और भी जान लीजिए इसे कुछ इम्पोर्टेंट। तो लाई हरोबा उत्सव भी मनाया गया है। लाई हरोबा उत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। पौधों के लिए क्लिनिक खोलने वाला पहला स्टेट बन गया कौन? तो मणिपुर, है ना। खोंगजोम दिवस भी मनाया जाता है मणिपुर में, है ना। और ज्ञानेंद्र निकम्बो अभी हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष, मतलब पूर्व भारत से, है ना, पूर्व भारत से पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने?
ज्ञानेंद्र निकम्बो। चलिए, अब आई है मणिपुर, तो इसका गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी में, है ना, इसका गठन हुआ। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को 3 राज्यों का गठन हुआ। कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेमत्री आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, मेमत्री बहत्तरी, ऐसे भी करके याद रखा जा सकता है। मतलब मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी को ही किया गया है। 3 राज्यों का गठन। चलिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एन वीरेन सिंह, है ना। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो नेजमा हेपतुल्ला, ये भी याद रखिए। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है टोटल 60। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के वीडियोज़ में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, एक वीडियोज़ बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप इतना तो कृपा कर ही सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।